एक नई सुबह। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। दिसंबर माह के अंतिम सोमवार को बैंगलोर जाने वाली सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए निशांत सुबह दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पहुंचा तो उस समय सुबह के 6 बजने में बस 10 मिनट ही बाकी रह गए थे। एक ब्रीफकेस और एक लैपटॉप बैग लेकर लगभग दौड़ते हुए वह विस्तारा एयरलाइंस के चेक इन काउंटर की लाइन में लगा तो एयरपोर्ट पर हो रहे अनाउंसमेंट से उसे पता लगा कि घना कोहरा होने के कारण सुबह की लगभग सभी फ्लाइटें 1 से 3 घंटे तक लेट हैं और उसकी फ्लाइट भी 2 घंटे लेट ही है। एयरपोर्ट पर तेज दौड़ने के कारण उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थी कि उसका मुंह अधिक हवा भर लेने के लिए खुल गया था। यह तो अच्छा था कि चेक इन काउंटर पर लाइन लंबी नहीं थी, इसलिए उसका नंबर जल्दी आ गया। उसे एहसास हो गया था कि कोहरा है तो फ्लाइट लेट होने की संभावना बन ही जाती है। उसे तो सुबह ऑनलाइन फ्लाइटों की स्थिति चेक करने के बाद ही घर से निकलना चाहिए था, परंतु ये सब तो तब हो जब जिंदगी की इस भागा दौड़ी के मन में किसी कोने में कहीं शांति से बैठकर सोचने का समय मिल रहा हो। यह सब वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था और कभी कभी तो उसके ओंठ भी इस प्रकार से फड़फड़ाने लगते कि देखने वाले को भ्रम हो जाए कि वह कुछ कह रहा है। चेक इन काउंटर पर लाइन छोटी थी तो उसे बोर्डिंग पास जल्दी मिल गया। अपने ब्रीफकेस को चेक इन काउंटर पर सौंपकर उसने अपने आप में कुछ हल्कापन महसूस किया। काउंटर से बाहर निकला तो उसे लगा कि वह बहुत थक गया है और यहीं कहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। उसने इधर उधर देखा, उसे लगा कि यहाँ कहीं बैठने की जगह तो है ही नहीं। यूं तो वह हर सप्ताह सोमवार को इसी प्रकार एयरपोर्ट पर आता था और अब तो वह वहाँ की हर एक चीज से जैसे परिचित हो गया था। फिर भी न जाने क्यों उसने वहाँ अपने लिए बैठने की जगह की तलाश की, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि बैठने की जगह गेट पर ही होगी जहाँ से उसकी फ्लाइट उड़ने वाली थी। निशांत ने अपनी बोर्डिंग पास को देखा तो उसे पता लगा कि उसकी फ्लाइट 120 नंबर गेट से जाने वाली है, परंतु यहाँ से अपने गेट तक पहुँचने के लिए उसे अभी काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। यह सोचकर ही उसके मन में अपने लिए ही जाने क्यों क्रोध का भाव भर आया और वह मन ही मन बोलने लगा, अभी मैं 35 वर्ष का हूँ, परंतु लगता है जैसे यह शरीर 45 का हो गया है। उसके मुंह से ये शब्द थोड़ा तेज ही निकले थे, जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग उसकी ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। परंतु हद तब हो गई जब सामने से आ रही एक खूबसूरत महिला ने उससे पूछ ही लिया, आपने मुझसे कुछ कहा? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? नो मैडम, आई एम वेरी सॉरी, ऑल इज वेल बट थैंक्स। नॉट एट ऑल, महिला ने उसकी ओर देखते हुए कहा और मुस्कुराते हुए आगे चली गई। मुस्कुराते हुए सुंदर महिलाएं भला किसका मन नहीं मोह लेती हैं, लेकिन जाने कि उसकी मुस्कुराहट ने निशांत के मन में उसके प्रति खींच पैदा कर दी थी। उसने एक बुरा सा मुंह बनाया और गेट नंबर 120 की ओर जाने के लिए बढ़ने की कोशिश की। उसे एक बार फिर लगा कि वह पैदल चलकर किसी प्रकार वहां आज पहुंच ही नहीं सकता। जाने क्यों उसके पैर शिथिल हो रहे थे। उसके मन में आया कि काश इस समय उसे अपने गेट तक जाने के लिए कोई इलेक्ट्रिक कार मिल जाती। एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर अक्सर प्लेटफॉर्म पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें मिल ही जाती हैं। उसे लगा कि आज जब आवश्यकता है तो कारें मिलने से रही, वरना आम दिनों में यह अक्सर हो जाता था कि वह पैदल जाना चाहता था और कार वाले चलने के लिए पूछते रहते थे, परंतु आज जब वह कार ढूंढ रहा है तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। उसके मन में यह सब चल रहा था कि पीछे से आते हुए एक कार उसके पास आ गई। ड्राइवर ने पूछा, सर 120 नंबर गेट। निशांत को जैसे मनमांगी कोई मुराद मिल गई थी। वह बिना कुछ देखे कार में बैठ गया। जब सिर उठाकर देखा तो सामने सीट पर वही महिला अपने 8-10 साल के बेटे के साथ बैठी हुई थी, जिसकी टक्कर उससे अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। तो यह मोहतरमा भी बैंगलोर जा रही है, उसने मन ही मन कहा और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम उसके ओंठ नहीं खुलने चाहिए। यह विचार आते ही उसने अपने ओंठों को कसकर आपस में बंद करने का प्रयास किया। तभी उसके मन में यह विचार आया कि इससे तो वह एक बार फिर जोकर का हंसी का पात्र बन जाएगा। अपने आप को किसी तरह सामान्य रखकर वह बैठा रहा। जैसे ही गेट के सामने आकर कार रुकी, वह जल्दी से उतरकर बिना इधर उधर देखे एक ऐसी सीट जिसके इधर उधर दोनों तरफ और सामने कोई नहीं था, उसे चुनकर बैठ गया। उसने चैन की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखें चाहे आपको दुनिया देखने न दे, परंतु यह दुनिया तो आपको देख ही रही होती है। अपनी कंपनी में प्रमोशन लेकर बैंगलोर जाने से पहले उसने ये नहीं सोचा था कि जिंदगी में इस तरह भागा दौड़ी होगी।
नौकरी के लिए हर सोमवार को सुबह 6:30 की फ्लाइट से बैंगलोर जाना और फिर परिवार के लिए हर शुक्रवार को रात 8 बजे की फ्लाइट से नई दिल्ली आना। पिछले 7 महीनों से उसकी जिंदगी का यही क्रम हो गया था। इस तरह ना तो वह कंपनी के लिए पूरी तरह समर्पित है और ना ही परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियों का उचित निर्वाह कर रहा है। उसका मन ही मन बड़बड़ाना न चाहते हुए भी फिर शुरू हो गया। जिंदगी की सारी मिठास उसकी वजह से ही समाप्त हुई है। सच ही तो कहा था निकिता ने, घर चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियां भी नहीं आती। कुछ तो विशेष है निकिता में। वह केवल 7 वर्षों में सहायक प्रोफेसर हो गई है और घर को भी तो कितनी अच्छी तरह से संभाला है। माँ और उसके 4 वर्ष के बेटे तुषार के पालन पोषण में भी उसने कोई कमी नहीं रहने दी है। यद्यपि उसके कॉलेज जाने पर तुषार की देखभाल माँ ही करती है, परंतु अपनी ओर से उसने कभी कोई कमी नहीं रखी है और उसका भी तो वही ख्याल रखती है, हर एक छोटी छोटी बात का भी। उसके इतनी दूर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने को भी तो उसने एक बार मना किया था, परंतु प्रमोशन के लाभ को वह छोड़ नहीं पाया था। मना तो माँ ने भी किया था, परंतु वह नहीं माना था। व्यक्ति अपने छोटे छोटे हितों को आसानी से छोड़ नहीं पाता, तो फिर वह अपने प्रमोशन और वेतन के बड़े हितों को कैसे छोड़ दे। इसी कारण उसने अपनी कंपनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और प्रारंभ में हर सप्ताह आना जाना उसे सहज ही लगा था। किंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया, यह हर सप्ताह की भाग दौड़ उसे अखरने लगी थी। क्या आवश्यकता थी उसे कंपनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की? उसके मुंह से यह वाक्य अनायास थोड़ी तेजी से निकल गया था, परंतु इसकी उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसके आसपास कोई नहीं है, सारी सीटें खाली है। वह अपनी आंखें उसी तरह बंद किए अपनी चेयर के पीछे सिर टेक कर चुपचाप बैठा रहा, परंतु मन कहाँ रुकने वाला था और मन पर किसी का वश भी तो नहीं है। मन एक बार उड़ना शुरू करता है तो अनंत के विस्तार में कहाँ तक जाता है, इसका सहज रूप से कुछ पता नहीं चलता। उसके प्रमोशन को लेकर बैंगलोर जाने के निर्णय से निकिता सहमत नहीं थी, फिर भी उसने कुछ विशेष विरोध भी नहीं किया था। शायद निकिता को इस बात का आभास रहा हो कि पुरुष का अहंकार उसके विरोध को स्वीकार न कर सके। हो सकता है निकिता ने यह भी न सोचा हो कि, किंतु अगर सोचा भी होगा तो भी वह गलत नहीं होगी। उस समय उसके विरोध को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाता। सच में पुरुष का अहंकार उसे जीने नहीं देता। प्रमोशन से उसे क्या मिला? बस कुछ 1000 अधिक वेतन और हर सप्ताह यह भाग दौड़। उसे सर कहकर संबोधित करने वालों की संख्या अब थोड़ी बढ़ गई थी, परंतु गया क्या? मन की शांति, उससे अधिक परिवार का साथ और माँ का वह प्यार जो रात दिन उसके ऊपर न्योछावर होता रहता। जब से वह बेंगलोर गया है, माँ का स्वास्थ्य अब उतना ठीक नहीं लग रहा है। इस बार उसने पहली बार महसूस किया था कि तुषार भी अब थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है और निकिता, उसने तो जैसे उसकी इच्छा और खुशी के सामने अपने आप को आत्मसमर्पित कर ही दिया है। वह कुछ नहीं कहती तो क्या, उसे भी कुछ समझना चाहिए था। क्या प्रमोशन लेकर बैंगलोर जाना उसका वाकई में एक गलत निर्णय था? नहीं, सही तो वह भी था। ऐसे स्थिर जीवन से फायदा भी क्या? अगर कोई ग्रोथ ना हो तो इंसान धीरे धीरे मरने लगता है और इसी ग्रोथ से ही तो उसके कार्यों को पहचान मिलती है। एक ही स्थान पर डबरा तालाब बनकर रह जाने से क्या नदी बनकर दूर अनंत की ओर बहना अच्छा नहीं है? लेकिन क्या अपने परिवार को छोड़कर बहना भी ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, तभी तो उसे हर सप्ताह यह भागदौड़ करनी पड़ रही है। परिवार पतंग की उस डोर की तरह है जिसके बिना पतंग आकाश की अनंत ऊंचाइयों को ना तो छू सकती है और ना ही आकाश में रुकी रह सकती है। परिवार से दूर व्यक्ति भी पद और समृद्धि की चाह में चाहे जितनी ऊंचाइयों पर हो, वह भी पतंग की तरह धीरे धीरे गोते खाते खाते नीचे की ओर गिरता जाता है। वह गलत है या था, यह स्वीकार करना भी कहाँ आसान है। अगर कंपनी के अपने प्रमोशन के ऑफर को उसने स्वीकार न किया होता तो आज कोई जूनियर उसका बॉस होता। कभी कभी जिंदगी इंसान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से कोई फैसला करना बहुत कठिन होता है। तो क्या करता वह? निशांत के मुंह से एक बार फिर तेज आवाज में ये शब्द निकल गए। अपनी कमजोरी को भांपकर उसने आंखें खोली तो सामने की सीट पर नारंगी रंग का चोला पहने कोई सन्यासी सा दिखने वाला व्यक्ति बैठा था, जिसके चेहरे की शांति में यदि अथाह आकर्षण है तो मुस्कुराहट में झलकता हुआ असीम स्नेह।
जिसे देखकर हर कोई सम्मान में अपना सिर झुका दे। वह थोड़ी देर तक उस व्यक्ति की ओर उत्सुकता से देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई पुराना परिचित या अपना कोई सगा हो, किंतु उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह अपनी स्मृति पर कुछ जोर देकर विचार करता, किंतु वे सहसा अपनी सीट पर खड़े हो गए। उनके प्रति मन में उपजी श्रद्धा भाव के कारण वह भी अपने आप को रोक नहीं पाया और लगभग उनके साथ ही खड़ा तो हो गया था, किंतु अपने आप को पूरी तरह संभाल नहीं सका और लड़खड़ा गया। उन्होंने उसे अपने हाथों का सहारा देकर रोक लिया था। उनके स्पर्श मात्र से निशांत को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो और वह उनकी शक्ति तथा जीवंत ऊर्जा प्रवाह से ओतप्रोत सा हो गया हो। निशांत उनके चरणों को छूकर अपने आप को धन्य कर लेना चाहता था, किंतु जैसे ही वह झुका उन्होंने फिर उसे रोक लिया और अपने साथ ही बैठ जाने के लिए कहा। उनके बगल में मात्र बैठ जाने से ही उसे असीम शांति की अनुभूति हुई, जो उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्होंने अब भी उसके दाहिने हाथ को अपने दोनों से पकड़ रखा था और उसी की ओर थोड़ा झुककर बैठे हुए थे। निशांत उनके चेहरे की ओर देखे जा रहा था, पूरे एयरपोर्ट पर जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो। उसे लगा मनीषियों ने सच ही कहा है कि स्पर्श दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा है, जो शब्दों से शायद कभी नहीं कहा जा सकता, वह एक छोटे से स्पर्श मात्र से संभव है। कहते हैं जो संप्रेषण स्पर्श से हो सकता है वह शब्दों में कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्पर्श अभिव्यक्ति की सबसे सरल और स्पष्ट भाषा है। बेटे, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। उनके शब्दों में एक जादुई असर था जिसकी आत्मीयता में निशांत का रोम रोम पुलकित हो गया। निशांत ने फिर से उन्हें सिर से पांव तक देखा, किंतु कुछ कह न सका। तुम मुझे अपना मित्र समझ सकते हो, यह भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सन्यासी के इन शब्दों में वीणा जैसी धुन रागात्मकता थी और जिसके अनुराग को तरलता में शांति का तन मन पूरी तरह भीग चुका था और वह अपने आप को अधिक रोक नहीं पाया। मैं क्या करूं बाबा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हर सप्ताह की इस भाग दौड़ से मैं तंग हो चुका हूं। एक ओर परिवार मुझे खींचता है तो दूसरी ओर नौकरी जाने नहीं देती। कभी कभी लगता है कि मैं ना तो अच्छा पुत्र हूँ, ना ही पिता और ना ही पूरी तरह समर्पित पति। यही नहीं बाबा, कभी कभी लगता है कि मैं अपनी नौकरी के साथ भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी नहीं दिखा पा रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में यह मेरा तीसरा प्रमोशन है जिसे स्वीकार करने के बाद मुझे बेंगलोर जाना पड़ा, किंतु अब लगता है कि अगले 10 सालों तक भी मेरा कोई प्रमोशन होने वाला नहीं है। जाने क्यों 4 महीनों से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं स्वयं अपने में गुम होता जा रहा हूँ और अब मैं किसी के लिए भी उपयोगी नहीं रहा, ना परिवार के लिए और ना उस कंपनी के लिए जिसके होने से ही मेरा अस्तित्व है। सोचता हूँ कि परिवार के लिए नौकरी छोड़ दूँ या फिर नौकरी के लिए परिवार की खुशियाँ, और फिर दोनों में से किसी एक को छोड़ना किसके हित में होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास नहीं है। बचपन में ही पिताजी की मृत्यु के बाद एक छोटी सी नौकरी करके माँ ने ही मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं एक बड़ी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर हूँ। अच्छे वेतन के साथ साथ सम्मान और प्रतिष्ठा भी है। मेरी पत्नी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। वह हर मुश्किल समय में सहयोग करते हुए मेरे साथ खड़ी रही। एक प्यारा सा बेटा भी है जिसे मेरे साथ और प्यार की ज़रूरत है, किंतु मैं भी दिल्ली और बेंगलोर के बीच भागा दौड़ी में दिन रात घुलता जा रहा हूँ। बाबा, मैं अपने परिवार के साथ रहकर जीना चाहता हूँ। पिछले 7 महीनों में 2 पल भी खुशी के जी नहीं पाया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी गलती कहाँ है। मैं अपने आप को कैसे सुधारूँ, क्या छोड़ दूँ। इसी उहापोह में स्वयं पर क्रोधित होकर अथवा अपनी स्थिति और व्यवस्था से परेशान होकर बड़बड़ाने लगता हूँ। फिर खुद पर ही शर्मिंदा होकर चुप हो जाने का असफल प्रयास करता हूँ। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ बाबा। बेटे, उन्होंने पुनः उसी आत्मीयता और स्नेह से कहा, तुम अपनी समस्या से भली भांति परिचित हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ अपने चारों ओर देखो, ये सभी किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं और जानते हो विशेष बात क्या है, ये जानते भी नहीं है कि इनकी मूल समस्या क्या है। तुम ईश्वर की सबसे अनुपम और अनूठी कृति हो। उसने तुम्हें अपनी सब समस्याओं का समाधान करने के लिए ही बनाया है। जिन्हें तुम जीवन की समस्याएं और उलझनें समझते हो, वो वास्तव में जीवन की चुनौतियां हैं। इनसे संघर्ष कर इन पर विजय पाना ही हम सभी का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। गहनता से देखें तो पाएंगे कि हम सब यही तो दिन रात कर भी रहे हैं। बस इसे शांत मन और जागृत विवेक से करना है।
या अशांत रहकर, इसका चुनाव भी हमेशा से तुम्हारे ही हाथ में है। वत्स, उठो, अपने परिवार, नौकरी तथा आसपास के पूरे परिवेश को अपनी ऊर्जा, स्नेह और अपनेपन से भर दो। वे सब तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दो। तुम्हारी सफलता उस पर पवित्र ईश्वर को पूरा विश्वास है। यहाँ जो कुछ भी है या जो भी हो रहा है वह सब अकारण नहीं है। मेरा और तुम्हारा मिलना भी किसी न किसी कारण से ही हुआ है। मुझे तुमसे कुछ सीखना था और तुमको मुझ में अपना समाधान खोजना था। मुझे विश्वास है अगले हफ्ते जब तुम फिर यहाँ बैठोगे तो उस समय तुम्हारे ओंठ और मन दोनों शांत होंगे। जिंदगी के रास्तों की परेशानियों से संघर्ष कर निपटा जा सकता है बाबा, किंतु उलझनों से नहीं। और मेरी जिंदगी की उलझनें हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने नहीं देती। परिवार और नौकरी के बीच जितना संतुलन बनाने का प्रयास करता हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ। बेटे, उन्होंने कहना शुरू किया। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति, प्रेम और आकर्षण दिखाई दे रहा था। गंभीरता से विचार करो तो जिंदगी की उलझनों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। केवल चुनौतियां, जिन्हें तुम परेशानियों या समस्या भी कह सकते हो, उसका समूह जब हमारे सामने उपस्थित होता है तो हम उस समूह को सरलता से उलझने समझ लेते हैं। अतः जिंदगी के सामने जब भी चुनौतियां या परेशानियों का कोई समूह अचानक से आकर खड़ा हो जाए तो उनका खुले मन से विश्लेषण करो और सबसे कठिन दिखने वाली चुनौती को सबसे पहले हल करने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम सहज पाओगे कि जिंदगी के मार्ग में सभी परेशानियां तुम्हारे सामने से स्वयं ही हटने लगी हैं। आखिर चुनौतियों और समस्याओं की उम्र है ही कितनी बाबा, तो क्या जो है उसका निर्वाह करते रहना ही समाधान है? जो है उसका निर्वाह तो तुम कर ही रहे हो, बस उसे शांति से ही करना है। केवल इतना समझना बाकी था। तमाम विविधताओं और विषमताओं के बीच सेतु बनाकर अपने जीवन की गति के निर्वाह को सरलतम बनाए रखते हुए की जाने वाली यात्रा का नाम ही जीवन है। और एक बार इसे समझ लेने के बाद जीवन की समस्त जटिलताओं के बीच संतुलन बनाना कठिन नहीं रहता। आप कौन है बाबा? बताया ना तुम्हारा मित्र, इससे ज्यादा कोई भी परिचय व्यर्थ है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बाबा? उस जीवन से प्रेम करो जिसे तुम जी रहे हो और उस जीवन को जियो जिसे तुम प्रेम करते हो। आपने मेरी आत्मा को जागृत किया है। क्या मैं आपको महात्मा जी कह सकता हूँ? बेटे, हर व्यक्ति के भीतर उसके अंतःकरण में उसका एक महात्मा जागृत होने को तैयार बैठा है। जिस दिन तुम स्वयं के स्पर्श से अभिभूत होकर अपने आप को आनंद और उत्साह से भरा हुआ पाओगे, समझ लेना उस दिन तुम्हारा महात्मा जाग गया है। फिर किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। वह बाहर कहीं नहीं है, सदा से तुम्हारे साथ है और सदा ही रहेगा। बाबा, अगर मुझे आपसे मिलना हो तो आप कहाँ मिलेंगे? इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं होगी। तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे बस इतना ही मिलना था। मुझे बस इतना ही कहना था, तुम्हें बस इतना ही सुनना था। आधे आधे मिनट के अंतराल पर चेन्नई और बैंगलोर जाने वाली एयरलाइंसों के बीच बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो गया। निशांत ने सन्यासी के फिर पैर छूने चाहे, किंतु उन्होंने उसे अपनी बाहों में भरकर गले से लगा लिया। सन्यासी के आगोश में भरे हुए प्रेम के स्फुरन से निशांत का रोम रोम स्पंदित होकर जैसे झंझना उठा। उसकी पीठ को हौले हौले सहलाकर और स्नेह की थपकी देकर सन्यासी ने उसे मुक्त किया तो लगा जैसे वह किसी स्वप्न से जागकर असज्र ऊर्जा का स्रोत हो गया हो और सभी समस्याओं का जैसे समाधान भी मिल गया हो। सभी प्रकार के भयों से मुक्त, शक्ति, उत्साह और आनंद के सागर से पूरी तरह भरा हुआ उसे अपनी आत्मा और शरीर का कण कण प्रफुल्लित और किसी सुगंधित फूल सा खिला हुआ प्रतीत होने लगा। अनायास प्रेम और आनंद के आंसुओं से डबडबा कर भराई आंखों को पोंछते हुए निशांत ने इधर उधर देखा तो कहीं पर भी और गेट नंबर 121 की बोर्डिंग लाइन में भी वे सन्यासी महात्मा दिखाई नहीं दिए। किंतु निशांत के लिए अनायास उसकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में उतर आई यह कि नई सुबह थी।